Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 31st August of 2020 and it's a Monday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप उन क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसा पहला क्वेश्चन है, जो एनजीटी होते हैं, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। एनजीटी के चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट किए जाते हैं आपको बताना है, कहते हैं कैसे अपॉइंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन, हमारे अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए। अटॉर्नी जनरल जो है हमारे अटॉर्नी जनरल, उनका नाम बताइए। क्या कहते हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं हमारे कैग का नाम बताइए। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनका आप नाम बताइए। इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको वीडियो एट लास्ट कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किस और कुछ क्या कहते हैं आपको कोई टारगेट सेट करना हो या किस तरह तैयारी करें तो आप और हमारे वीडियो सर्च करके हमारे चैनल में देख सकते हैं। हम लोग स्ट्रेटेजी भी बताए हैं, तो इस तरह के कई वीडियो हमारे पास। तो आप चलिए देखते हैं, चलिए आज का एनालिसिस, पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चलिए पहली न्यूज़ आती है, इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल टॉय हब। कल के जो मोदी जी की हमारी मन की बात थी उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया एक ग्लोबल टॉय हब हो सकता है, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, संडे को उन्होंने कहा कि टीम अप फॉर टॉयज़ की जो इंडिया में टॉयज़ बनते हैं, काफ़ी लार्ज अमाउंट में टॉयज़ इंडिया में बनते हैं, चाइना में बनते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया में बनते हैं। तो ये इंडिया में 7 लाख करोड़ ग्लोबल टॉय मार्केट है, जो क्या कहते हैं काफ़ी बड़ा अमाउंट है, क्या कहते हैं मार्केट का, टॉय हब है एक तरह से इंडिया। तो ये यहाँ पे इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो कहते हैं एक हब बन सकता है टॉय फैक्ट्री का। इसमें वही बात बताई गई। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया कल कि कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कि कहते हैं कि मेंटेनिंग 6 फीट डिस्टेंस एंड वेयरिंग मास्क आर एसेंशियल। की उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात की इस कोविड-19 में, लेकिन उन्होंने मेजरली क्या कहते हैं हमारे टॉय हब के बारे में कहा। उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री इज ऑफ मोर देन 7 लाख करोड़, such a big business, but India's share is very little in this. Now just spare a thought for a nation which has so much heritage, tradition, variety, young population. Will it feel good to have such little share in the toy market? कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कितना ज़्यादा कल्चर है, हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, वैरायटी है, यंग यूथ है। तो क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं जो टॉय मार्केट है 7 लाख करोड़ का, क्या कहते हैं उसमें हमारा काफ़ी लिटिल शेयर है इंडिया का। तो वही उन्होंने कहा कि हम इतना कम शेयर क्यों रहे, हम ये इसको अपॉर्चुनिटी मान के इस पर वर्क कर सकते हैं और एक ग्लोबल हब बन सकते हैं टॉय टॉय इंडस्ट्री का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, 90 लाख एनआरसी एक्सक्लूडेड स्टक इन लिम्बो। कहते हैं 19 लाख क्या कहते हैं जो लोग हैं आसाम के, उनको एक्सक्लूड किया गया, ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। इसमें वही कहा गया कि एग्जैक्टली अ ईयर आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द कंप्लीट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसमें 19 लाख लोग जो एक्सक्लूड किए गए हैं, जो अपडेटेड लिस्ट है आसाम की, तो उसमें वही कहा गया कि इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, क्या रिजेक्टेड पर्सन कुड हैव 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द रिजेक्शन स्लिप। कि 120 दिन होते हैं, कोई भी रिजेक्टेड पर्सन होता है कि 120 दिन के अंदर वो फॉरेन ट्रिब्यूनल से मिलके अपने सिटीजनशिप स्टेटस बताए कि क्या उसका सिटीजनशिप स्टेटस है, तो उसी के हिसाब से उसको मेंशन किया जाएगा। ऐसा होता है। तो इसमें आता है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं Questioner247, या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आप देख लेंगे कि क्या कहते हैं टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सारे पीडीएफ नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। एनआरसी, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये एक रजिस्टर है इंडियन सिटीजन का। उसका क्रिएशन इज मैंडेटेड बाय द 2003 अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, उसके तहत 2003 अमेंडमेंट में इसे जोड़ने की बात की गई थी। इट्स पर्पस इज टू डॉक्यूमेंट ऑल द लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, की जो लीगल सिटीजन्स इंडिया के, उनको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना। और जो इलीगल माइग्रेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड डिपोर्टेड, और जो इलीगली तरह से लोग रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको डिपोर्ट कर दिया जाए उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज या स्टेट्स जहाँ के हैं वो सब।
इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द स्टेट ऑफ असम स्टार्टिंग इन 2013-14 और ये स्टेट ऑफ असम में 2013-14 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इम्प्लीमेंट इट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान करी थी कि 2021 तक पूरे क्या कहते हैं कंट्री में इसे लागू कर देगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, लेकिन ये कोविड-19 के कारण ये काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, तो 2021 नहीं तो 22 तक तो शायद हो ही जाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। हल्दी अगली न्यूज़ आती है, हल्दी लूजेस इट्स फ्लेवर एंड पैंडेमिक। क्या कहते हैं, इसमें कहा गया है कि हल्दी ने अपना एमिड इस पैंडेमिक में अपना फ्लेवर लूज कर दिया है। कि जैसे हमने देखा डिस्पाइट अ जीआई टैग के हल्दी के पास जीआई टैग है, जो क्या कहते हैं उड़ीसा की कंधमाल डिस्ट्रिक्ट की जो हल्दी पाई जाती है, कंधमाल जो हल्दी है उसको जीआई टैग मिल रखा है। तो इसमें वही लिखा है कि ईयर आफ्टर द फेम्ड ऑर्गेनिक टर्मरिक ऑफ ओडिशा कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, जिससे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिल चुका है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ फार्मर को प्रॉफिट मिला है उस क्रॉप को उगाने से। इसमें वही लिखा है कि कंधमाल हल्दी जो है जिसको जीआई टैग मिला है, ट्राइबल्स ग्रो द ट्यूबर विदाउट अप्लाइंग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। और जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पे उड़ीसा में वो इसे उगाते हैं विदाउट यूजिंग एनी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के। और ये पूरी गोल्डन येलो कलर की होती है। इसकी कल्टीवेशन शुरू होती है अप्रैल और मई और क्या कहते हैं पूरा बरसात लगी रहती है। उसके बाद ये बरसात के बाद ठंडी में इसे काटा जाता है और फिर इससे बनती है हल्दी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये जीआई टैग को और कंदमल हल्दी जो उसको अलग से। ये कंदमल जो हल्दी है ये गोल्डन येलो स्पाइस है, नेम्ड आफ्टर डिस्ट्रिक्ट विच इज प्रोड्यूस, जो जहाँ पे प्रोड्यूस होती है कंदमल डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे उसके नाम पे उसे रखा गया है। टर्मरिक इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ द ट्राइबल पीपल इन कंदमल। टर्मरिक जो होती है हल्दी वो क्या कहते हैं मेन कैश क्रॉप होती है क्या जो वहाँ के ट्राइबल पीपल की, कंदमल डिस्ट्रिक्ट की। ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए तो होती है, ये कॉस्मेटिक और मेडिसिनल पर्पस भी इसका काफ़ी है। मोर देन 60,000 फैमिलीज जो है कंदमल पॉपुलेशन 50% जो कंदमल पॉपुलेशन है वो क्या कहते हैं इसे ही उगाते हैं। द क्रॉप इज सस्टेनेबल इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। ये सस्टेनेबल ये क्रॉप है जो क्या कहते हैं एडवर्स कोई दिक्कत हो इन्वायरमेंट कंडीशन में तभी ये रहती है, कोई इसमें ज़्यादा खराबी नहीं आती। चलिए जीआई टैग को देख लेते हैं। जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई। इट इज एन इंसिग्निया ऑन प्रोडक्ट हैविंग अ यूनिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन, की जो उनका कोई भी प्रोडक्ट है उसका यूनिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है कि वो वहीं पर से पाया जाता है, तो इस तरह के आइटम्स को जीआई टैग दिया जाता है। ये एक मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी और इंश्योर दैट रजिस्टर्ड ऑथराइजर यूजर्स और एटलीस्ट दोज रिजाइडिंग इनसाइड द ज्योग्राफिक टेरिटरी अलाउड टू यूज द पॉपुलर प्रोडक्ट। जो वहाँ के लोग हैं या वो एक पर्टिकुलर यूजर है उससे सिर्फ उस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है और कोई नहीं, क्या कहते हैं बिना उसे ऑथराइज किए। GI tag in India was governed by Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999। ये कहते हैं इशूड बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई उसके द्वारा ये रजिस्टर किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये एक लीगल प्रोटेक्शन देता है इंडियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को। कहते हैं जो इंडियन ज्योग्राफिकल जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग एरिया में उनको एक लीगल प्रोटेक्शन देता है कि उन्हें ख़त्म ना हो पाए, एक्सटेंड ना हो जाए कि लोग उगाए ना इस तरह के प्रोडक्ट या वहाँ पे बनाए ना जाए। तो क्या कहते हैं इस तरह होता है। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स को। द जीआई प्रोटेक्शन इन इंडिया लीड्स टू रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि ये जीआई टैग मिलने से उसे एक रिकॉग्निशन मिलता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कोई भी 3 आइटम्स के नाम जो जिन्हें जीआई टैग मिला हो। 3 आइटम्स, कोई भी 3 आइटम आप बताएं जिनको जीआई टैग मिला हो, काफ़ी फेमस फेमस है, यूपी में कई है। तो क्या कहते हैं आप बताइए जीआई टैग जिन्हें मिला हो। कहते हैं 3 आइटम, ऐसे 3 आइटम्स के नाम जिन्हें जीआई टैग मिला हो। चलिए अगली न्यूज़ आती है 14 लाख अफेक्टेड 17 किल इन उड़ीसा फ्लड्स की। जो उड़ीसा में फ्लड्स आए हैं उसमें 14 लाख लोग अफेक्टेड हैं और 17 लोग मर चुके हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि कैसे वहाँ पे दिक्कतें हैं फ्लड के आने से, कैसे वहाँ पे सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो वहाँ पे वर्क कर रही है। एनडीआरएफ जो फोर्स है वो वहाँ पे वर्क कर रही है फ्लड में लोगों को बचाने के लिए। तो हम लोग उसको अलग से देख लेते हैं एनडीआरएफ को। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ये एक फोर्स होती है, 12 बटालियन होते हैं विद 1149 पीपल, जो रेस्क्यूइंग और प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइफ के लिए वर्क करते हैं। ये ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हो या नेचुरल डिजास्टर्स हो उनमें वर्क करते हैं। ये जो 12 बटालियन होते हैं 3 ईच होते हैं बीएसएफ और सीआरपीएफ के और 2 ईच फ्रॉम सीआईएसएफ आईडीपीपी और एसएसबी के।
इसमें ईच बटालियन में 18 सेल्फ कंटेन स्पेशलिस्ट रिसर्च होते हैं और रेस्क्यू टीम्स होती हैं 45 पर्सनल की, जिसमें इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रीशियन, डॉग स्क्वाड और मेडिकल पैरामेडिक्स ये सब होते हैं। ये वर्क करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है अगस्त रेनफॉल हाईएस्ट इन 7 ईयर्स की। क्या कहते हैं 7 सालों में सबसे ज़्यादा रेनफॉल इस साल हुई है अगस्त के महीने में, तो ऐसा आईएमडी का कहना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री है और एक चीफ गवर्नमेंट एजेंसी है जो डील करती है मेट्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी और एसोसिएशन सब्जेक्ट से। इसे बनाया गया था 1875 में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन होते हैं या जो वेदर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गई, इरीगेशन, एविएशन, शिपिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ये हेल्प करती है। ये फेदर फिनोमेना भी बताती है, जैसे कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा हो, नॉर्थ वेस्टर डस्ट स्टॉर्म्स, हैवी रेंस, इन तरह की फिनोमेनास को भी बताती है कि कहाँ पे आ सकता है, कहाँ पे आने वाला है और कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो इस बारे में बताती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एमपी विलेज रिटर्न टू कन्वेंशनल मोड एज ई लर्निंग रिमेन्स एल्यूसिव। क्या कहते हैं जो एमपी का एक विलेज है वो कन्वेंशनल मोड में चला गया क्योंकि वहाँ पे ई लर्निंग हो नहीं पा रही थी। लोग ई लर्निंग करा नहीं पा रहे थे क्योंकि जो पेरेंट्स थे 98 स्टूडेंट्स हैव स्मार्टफोन। तो जो वहाँ पे जो 98 स्टूडेंट्स थे उसमें सिर्फ 2 लोग ऐसे थे, 98 स्टूडेंट्स में सिर्फ 2 लोगों के पास मोबाइल फ़ोन था उस गांव में। तो वहाँ पे कन्वेंशनल वो ई लर्निंग मोड में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए वहाँ पे कन्वेंशनल मोड पे नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहाँ पे इरेटिक इलेक्ट्रिक सप्लाई, कहते हैं लाइट की दिक्कत है, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं, तो इस कारण से वहाँ पे ई लर्निंग वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है 2000 शिफ्टेड फ्रॉम नर्मदा रिवर बैंक की। 2000 लोग नर्मदा रिवर बैंक से आ गए क्योंकि दिक्कतें हैं इतनी ज़्यादा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं नर्मदा जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम, उसके ट्रिब्यूटरीज के नाम आप बताएं, ट्रिब्यूटरीज के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी, मेन ट्रिब्यूटरीज के आप नर्मदा रिवर के बताएं। चलिए अगली न्यूज़, चलिए अब देखते हैं आज का एडिटोरियल। आज का पहला एडिटोरियल हम लोग देखते हैं आज का फॉर द वीकेस्ट। क्या इसमें ये बताया गया कि जो हमने देखा जो सुप्रीम कास्ट थी उनको वो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहते हैं एससी और एसटी को सब क्लासेस में डिवाइड करने के लिए कहा है। तो उसमें वही बात की गई थी, रिविजिटिंग बार ऑन स्टेट गिव्स प्रेफरेंस टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड अमंग एससीज इज वेलकम। जो मार्जिनलाइज्ड हैं और भी एस सुप्रीम वो शेड्यूल कास्ट में उनको भी वेलकम किया जाए। इसमें वही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कांग्रेस कोजेंट रीजन में दिया कि कहते हैं जो उन्होंने वर्डिक्ट दी थी 2004 में कि स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो पावर टू क्रिएट सब क्लासिफिकेशन अमंग द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट की। स्टेट लेजिस्लेचर उनके पास कोई पावर नहीं कि वो सब क्लासिफिकेशन करें एससी या एसटीज का, जो क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। तो इसमें वही बात की गई है कि उसमें ये भी कहा गया द कोर्ट हैज नोटेड दैट द एससी लिस्ट कंटेन मेनी कास्ट एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड होमोजेनियस। कि कोर्ट ने अभी ऐसा कहा इस अभी और 2004 में ऐसा कहा था कि स्टेट लेजिस्लेटर नहीं कर सकता, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी लिस्ट में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कास्ट हैं, उसके अंदर सब ग्रुप्स हैं या क्लास हैं जो क्या कहते हैं होमोजीनियस, इसीलिए एससी को हम होमोजीनियस नहीं कह सकते क्योंकि सब एक कैटेगरी में नहीं आते, उनमें भी सब क्लासेस हैं। तो उसमें ये बात की गई। इसमें वे भी कहा गया कि ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड किया 2018 को टू इंट्रोड्यूस आर्टिकल 342A, जिसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट नोटिफाइज कि अन कंसल्टेशन विद द स्टेट द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस विद केवियट सिमिलर टू द वंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। जैसे बैकवर्ड क्लासेस का सब डिवीजन होगा वैसे ही शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब्स का भी, शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल 341 और शेड्यूल ट्राइब 342 के तहत क्या कहते हैं इनका भी सब डिवीजन होगा। इसमें ये भी लिखा है कि लास्ट में इसमें कंक्लूड किया गया द कंसर्न शुड बी less about the creamy layer occupying post under SC quota and more about ensuring adequate representation to the most marginalized among Dalits की। जो क्या कहते हैं वहाँ के जो क्रीमी लेयर पीपल हैं, जो एससी के क्रीमी लेयर जो वेल डेवलप्ड या वेल्दी पीपल हैं उनके ऊपर नहीं ध्यान देते कि एससी का कोटा लगा के जॉब्स या पोस्ट कोई भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बाकी इसके बदले क्या कहते हैं आपको उन लोगों को देखना चाहिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो दलित हैं, जो जिनको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो पा रही, जो डेवलप नहीं है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। इसमें एडिटोरियल में ये दिया है। अगला एडिटोरियल देखते हैं
अगला एडिटोरियल है अलोन एट द टॉप। इसमें वही लिखा है कि गैप इन इंडिया हेल्थ आर एक्सपोज बाय द पेंडेमिक मस्ट बी क्लोज्ड क्विकली। क्या कहते हैं कि जो इंडिया के हेल्थ सेंटर है काफ़ी तरह से अब इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब लगभग 78,000 इन्फेक्शन पर डे आ रहे हैं। क्या कहते हैं इसमें वही कहा गया कि सिंगल डे स्पाइक है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है। लग रहा है धीरे धीरे 1 लाख हो जाएंगे। और एग्ज़ाम्स भी ये लोग करा रहे हैं तो इन्फेक्शन बढ़ने की बात हुई है पूरा इसमें। इसमें क्या है दैट हैज पुश द इन्फेक्शन टैली टू ओवर 3.6 मिलियन, जिसने इन्फेक्शन टैली 3.6 मिलियन को रीच कर दिया है। इंडिया से ज़्यादा केस यूएस और ब्राज़ील में है, जहाँ पे यही दो ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंडिया से ज़्यादा केस हो। हैव अ CFR of around 3%. और जो गुड नंबर ऑफ कंट्रीज दैट लीड द कोविड-19 टेली हैव देयर कंफर्म डेथ्स इन दैट रीजन। जो और जो कंट्रीज थी उनके पास एक कंफर्म क्या कहते हैं डेथ्स हैं कि वहाँ पे कितनी टैली है पूरी तरह की कोविड टैली, कोविड-19 की कितने लोग इन्फेक्टेड हैं और कितने इन्फेक्शन रोज आ रहे हैं, उनके पास पूरी टैली है। लेकिन इंडिया में डेथ्स रोज बढ़ती जा रही है, लगभग 1 लाख से ऊपर डेथ्स हो चुकी है इंडिया में। तो सोचने की बात है कि रोज केस भी आ रहे हैं 78,000 से ऊपर, तो रोज पर रोज केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें ये भी लिखा है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वहाँ के जो ट्राइबल पीपल है, जो ट्राइब्स हैं वहाँ भी इन्फेक्शन पहुँच चुका है। ऐसे ही बोंडा ट्राइब जो है, बोंडा ट्राइब क्या कहते हैं उड़ीसा में, वहाँ पे भी केसेस पहुँच चुके हैं, कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। तो इस तरह केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसमें यही बात की गई है। इसमें ये भी लिखा है कि इन स्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड लैब्स एंड एक्सपर्ट्स, क्या कहते हैं एक सोफिस्टिकेटेड लैब थी और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स थे हमारे पास एक्सपर्ट, लेकिन इंडिया उस तरह से अपना इंडिजिनस टेस्टिंग किट्स या क्या कहते हैं वेल डिजाइन ट्रायल्स नहीं बना पाया इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इसमें ये बात की गई है। क्या कहते हैं कि हमें इसमें कहा गया कि इंडिया को एक नया तरह का लाइन ऑफ डिफेंस बनाना होगा इस तरह की फाइट्स लड़ने के लिए, क्योंकि तभी हम इन फ्यूचर अगर कोई इन कोविड-19 के बाद भी कोई अगर इस तरह का कोई इन्फेक्शन आता है तो हम उससे लड़ सकें पूरी तरह से। तो इस पर ये बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल आता है डेवलपमेंट दैट हार्डली विल पुट इंडिया एट ईज। क्या कहते हैं डेवलपमेंट जो इंडिया को, उसमें वही कहा गया द वर्ल्ड बैंक डिसीजन टू होल्ड इट्स एनुअल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑन डॉट ऑथेंटिसिटी हैड मेजर इम्प्लीकेशन। इसमें वही कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने एक अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने इरेगुलरिटीज ऑफ डाटा फॉर फ्यू कंट्रीज बताया कि कैसे कैसे वहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है, कैसे कैसे दिक्कतें हैं, इसमें बताया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको अपने अलग से, इस रिपोर्ट को। क्या है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट? ये रिपोर्ट है, ये इशू की गई थी 2003 में पहली बार। इसका टू प्रोवाइड एन असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर्स कि बिजनेस रेगुलेशन और देयर इन्फोर्समेंट अक्रॉस 190 इकोनॉमीज, कि 10 पैरामीटर्स में 190 इकोनॉमीज जो 190 कंट्रीज थी उनके क्या कहते हैं चेक किया जाता था। ये 10 पैरामीटर हैं। स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, contract enforcement, resolving insolvency। इन 10 पैरामीटर्स के अंदर क्या कहते हैं ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बनाई जाती है। इस बार 2 पैरामीटर वर कंसिडर, नेमली एम्प्लॉइंग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट। की कहते हैं 2 मेनली पैरामीटर्स है जिन पर ये रिपोर्ट बनाई गई, वो है एम्प्लॉइंग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट। ये रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर, की कहते हैं डिस्टेंस टू फ्रंटियर में ये इन कंट्रीज को रैंक करता है। फॉर एग्जाम्पल अ स्कोर ऑफ 70 मीन्स एन इकोनॉमी वॉज 25% पॉइंट्स अवे फ्रॉम द फ्रंटियर। की ये स्कोर जैसे किसी का 75 है तो वो पॉइंट करता है कि 25% पॉइंट उसका फ्रंटियर से दूर है। चलिए देख लेते हैं। पहले इंडिया क्या कहते हैं यहाँ था, 142 पोजीशन थी उसकी, फिर कहते हैं फिर धीरे 2015 में 30 हुई, 130 हुई, फिर 130 रही, 2016 में, 2017 में हुई 100, फिर 77 हुई 2018 में, और इस वक्त 63rd पोजीशन पे है इंडिया। तो धीरे धीरे इकोनॉमिक क्या कहते हैं इस रिपोर्ट में इंडिया ने भी अच्छा काम किया है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसमें वही बात की गई है। इसमें लिखा है कि ये कैसे किया जाता है, व्हाट इज मेजर्ड इन डूइंग बिजनेस, कि पहले ओपनिंग अ बिजनेस, फिर गेटिंग अ लोकेशन, एक्सेसिव फाइनेंस, डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेशन, फिर ऑपरेटिंग इन सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट। इस तरह से बिजनेस किया जाता है। होता क्या है कि पहले स्टार्टिंग अ बिजनेस, फिर एम्प्लॉइंग वर्कर्स, फिर डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फिर रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, trading across borders, contracting with the government,
इन्फोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो इस तरह से ये कोई भी डूइंग बिजनेस किया जाता है। इसमें वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की गई है, तो वर्ल्ड बैंक हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स और ग्रांट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स ऑफ पुअरर कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। ये कंप्राइज करता है दो इंस्टीट्यूशन को, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक पार्ट है। ये इसका मोटो है कि द वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को ख़त्म करना। इससे फॉर्म किया गया जुलाई 1944 को, 75 साल पहले। इसका टाइप है मॉनेटरी इंटरनेशनल। ये एक है लीगल ट्रीटी है। इसकी मेंबरशिप है 189 मेंबर्स है कंट्रीज है, और इसमें 173 कंट्रीज नॉन परमानेंट है। इस तरह से कई इसमें है। इसका जो बिल्डिंग है, हेड क्वार्टर है, वो वॉशिंगटन डीसी में। चलिए अगला एडिटोरियल आता है, डिस्पाइट द मैसेजिंग इट इज स्टिल एडवांटेज चाइना। की कहते हैं मैसेजिंग के अलावा भी चाइना अभी भी एडवांटेजेस है। इंडिया नीड्स टू शो फॉरेन इन्वेस्टर दैट इट हैज द बेनिफिट ऑफ चाइना विद द फ्यूअर रिस्क एट द रीलोकेशन डेस्टिनेशन की। इंडिया को दिखाना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टर को कि वो बेनिफिट चाइना से, रिस्क में भी चाइना से इन्फेक्शन नहीं कर रहा है। जैसे हमने देखा है कि जो कुछ यूएस कंपनीज थी, उन्होंने चाइना को जिन्होंने छोड़ा, जैसे एप्पल ने अपने सारे क्या कहते हैं कंपनीज काफ़ी ज़्यादा हटा दी चाइना से, तो उन्होंने ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडिया को तरफ क्या कहते हैं टारगेट कर सकते हैं, कि इंडिया की तरफ बढ़ सकते हैं और इंडिया में कंपनीज लगा सकते हैं, ऐसा इसमें बात की गई। इसमें कहा गया कि बट बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन आई हैव हैड विद नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज here in Washington, it is fair that the expectation are tempered, कि पूरी तरह से एक्सपेक्टेशन टेम्पर्ड की गई, कि जैसे कुछ सप्लायर्स हैं जो एप्पल सप्लायर्स थे, जो वो उन्हें ऐसा माना जा रहा है कि वो दिल्ली की तरफ टर्न हो सकते हैं। यूएस कंपनीज भी कई इन जो चाइना में थी, वो कहते हैं इंडिया की तरफ बढ़ सकती हैं, और माना जा रहा है कि वो और भी एशियन कंट्रीज की तरफ बढ़ सकती है। उनको लग रहा है कि वो सब कॉम्पिटिटिव हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है उनकी बिजनेस बढ़ाने में। तो ये पूरी बात उसी पे की गई है कि इंडिया माइट अपीयर मोर लाइक चाइना टू पोटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि इंडिया एक तरह से एक पोटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकता है चाइना के अलावा इस एशिया में। तो क्या कहते हैं, वही बात की गई थी कि इंडियाज गोल ऑफ क्रिएशन नेशनल चैंपियन इज नॉट नेसेसरली एंटी कॉम्पिटिटिव इन इटसेल्फ। क्या कहते हैं कि नेशनल चैंपियंस बनने से क्या कहते हैं, ये जरूरी नहीं कि एंटी कॉम्पिटिटिव बन जाए हम। तो कॉम्पिटिटिव होना ही चाहिए, एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं, इसमें वही बात की गई है कि इंडिया लार्ज एंड इंक्रीजिंगली वेल ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो बढ़ने की बात की है, जो हमारे पीएम ने कहा आत्मनिर्भर भारत की पूरी तरह से हम इंडिया में काम करेंगे, तो उसी में बात की गई है कि उसके कारण कई कंपनीज जो है वो इंडिया में फैक्ट्रीज या कंपनीज ऑर्गेनाइज करने की बात कर रही है, कि जिससे हमें एक कंपटीशन मिले, एक पूरी तरह से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उन कंपनीज को, तो इसलिए वो इंडिया टारगेट करना चाह रही है। चलिए, इस पूरी एडिटोरियल में यही लिखा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर ज़रूर दें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।